नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 14 से 15 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था। वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर अभी हाल ही में खबरों का विषय रहा है। अच्छा, इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये क्लॉक टावर को लेकर ये है कि बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में बना है, जो अभी पूरी भारत में खबरों में है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आप सभी जरूर जानते होंगे, हालांकि हमने बतलाया भी था ये रीजन क्या है जो अभी खबरों में है। फिलहाल इसको स्किप करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने जेपी गंगापत के दीघा दीदारगंज खंड का उद्घाटन किया है। बताएं कि इसकी नींव कब रखी गई थी, ये प्रश्न है। और अभी हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा इसका चौथा और अंतिम खंड, जो कि दीघा दीदारगंज खंड है, पटना में एक पथ है, एक प्रकार से एक रोड है, जिसका उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी 11 अक्टूबर 2013 को। आइए इसको लेकर डिटेल जानकारी यहां पर आपके समक्ष जो हमने रखा एक एक करके देखते हैं। हाल ही में 10 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा में या फिर पटना में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगापथ के दीघा दीदारगंज खंड का उद्घाटन किया, जिसे आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर इसके निर्माण लागत की बात करें तो लगभग आपको ध्यान रखना है 4000 करोड़, या फिर एग्जैक्ट जो डेटा है ये 3831 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 20.5 यानी कि लगभग 20 किलोमीटर ये लंबा पथ है, जिससे कि दीघा से दीदारगंज तक की जो यात्रा है ये समय कम होगा और यात्रा सुगम होगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 खंडों में मतलब इसका निर्माण हुआ है 4 पार्ट में। ये जो खास करके गंगा नदी के किनारे जो जेपी गंगा पथ है उसकी बात एक्चुअली में हो रही है। तो इसका अंतिम खंड का उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर हमने रिलेट किया है कि इसकी नींव कब रखी गई थी। तो 11 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा, ये डेट बहुत स्पेशल है। आइए इसको लेकर यहाँ पर आगे हमने पॉइंट रखा है। देखिए, इस परियोजना की जो नींव है ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इस दिन यानी कि उसी दिन, इस तिथि की जो हम बात कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2013 की, तो उसी दिन इसे जेपी गंगा पथ भी नाम दिया गया था। इसका नामांकन भी किया गया था जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर 2013 में। तो आई होप ये क्लियर है, ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की एक्चुअली बात हो रही है, तो आइए कुछ पॉइंट इनको लेकर आपके बीच हमने रखा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्धि के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें लोक नायक की संज्ञा दी गई है। उन्हें वर्षों 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, समाज सेवा के लिए उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। भारत सरकार ने 1980 में एक डाक टिकट इनके सम्मान में जारी किया था। अच्छा, वही ये डाक टिकट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को लेकर कई सारी जानकारी अभी और भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दीदारगंज पटना की हम एक्चुअली बात कर रहे थे। तो दीदारगंज के संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को देखिएगा। दरअसल 1917 में ही दीदारगंज पटना में गंगा नदी के तट पर यक्षी की प्रतिमा मिली थी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह प्रतिमा मौर्य काल की है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अब पटना संग्रहालय में इसे संरक्षित रखा गया है। ये यक्षी की प्रतिमा के बारे में बीपीएससी एग्जाम में या फिर कई सारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं इसे पढ़ा होगा, तो इतनी बातें ध्यान यहाँ पर रखिएगा। अच्छा, बात हो रही है जयप्रकाश नारायण की,
और यहाँ पर बात हो रही है भारत रत्न की। अगर आपसे ये पूछे कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है, तो आपको फट से आंसर करना है कि बिहार से संबंधित या फिर बिहार के 5 महान हस्ती को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। पहले शख्स थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, 1961 में मिला। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगले ही वर्ष सम्मानित किया गया 1962 में, और जयप्रकाश नारायण को 1998 में। फिर शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। अभी रिसेंटली पिछले ही साल 2024 में कर्पूरी ठाकुर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के ये जनक कहे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग, ऐसे तो ये दोनों शब्द अलग अलग प्रचलित बहुत पहले से है, लेकिन ये दोनों शब्दों का सम्मिलित तौर पर जो इस्तेमाल किया गया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक शब्द के रूप में संपूर्ण क्रांति का जो इस्तेमाल हुआ वो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा किया गया था। ऐसे जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी का जिक्र यहाँ पर हमने आपके बीच किया है। हालांकि ये बेसिक से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इन सभी में एक ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। दरअसल 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे, और नेपाल में इसी दौरान उन्होंने, जब फरार हुए थे नेपाल गए, वहां पर उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो ये चीज़ें समझना, ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर जो हमने चर्चा किया संपूर्ण क्रांति का, दरअसल ये आंदोलन चला गया था 1970 के दशक में, जो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी उसे उखाड़ फेंकने के लिए। यहाँ पर बाकायदा हमने लिखा भी है कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और इस दौरान में मतलब पटना में एक विशाल जनसभा एकत्रित हुई थी गांधी मैदान में। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि सैनिक स्कूल गोपालगंज इसमें पहले स्थान पर है। आपको बता दूं कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन या फिर रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से एक, जो कि सैनिक स्कूल गोपालगंज है, इसको देश भर में पहला स्थान मिला है। आप यहाँ पर ये सैनिक स्कूल गोपालगंज की एक तस्वीर को हमने रखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इन 33 सैनिक स्कूलों में से अगर आपसे ये पूछा जाए जो भी संचालित हो रहे हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो इसमें बिहार में, मतलब ये 33 में से बिहार में कितने सैनिक स्कूल हैं, क्योंकि ये अभी खबरों में है तो ये आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो वर्तमान में बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक तो है सैनिक स्कूल नालंदा और दूसरा है सैनिक स्कूल गोपालगंज। इन दोनों की स्थापना की बात करें तो 2003 में ये दोनों अस्तित्व में आया था। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात अगर हम करें सेना की, सेना प्रमुखों की वर्तमान में, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको लेकर ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुखों की अगर हम बात करें तो थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। वायु सेना प्रमुख अर्थात एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, जो आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। जबकि वहीं पर नौसेना प्रमुख की बात करें अर्थात एडमिरल की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। जबकि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्रम की दृष्टिकोण से ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत के बाद। तो ये है जनरल अनिल चौहान, जो वर्तमान में बल्कि भारत के दूसरे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये चीज़ें आई होप क्लियर है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। एक प्रतियोगिता अभी हाल ही में आयोजित हुई थी अर्जेंटीना में, हालांकि इसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया भी था, लेकिन अभी हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। फाइनली ये पदक सूची सामने आ चुकी है। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, तो अर्जेंटीना में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में भारत कुल कितने पदकों के साथ, अच्छा, कौन सा स्थान हासिल किया। अच्छा, मिस हुआ, यहाँ पर विकल्पों में हमने पदकों की संख्या यहाँ पर नहीं रखा है, बस यहाँ पर स्थान हमने लिखा, ये मिस टाइपिंग हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर आया है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि 3 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक ये आयोजित ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण,
2 रजत अर्थात 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, यानी कि 4 2 6 और 2 8, यानी कुल 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 4 गोल्ड मेडल भारत को मिला है, जबकि चाइना इसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, कुल 11 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो खास करके अर्जेंटीना में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अच्छा, आईएसएसएफ विश्व कप का ये पहला चरण था, इसका दूसरा चरण जो है ये लीमा में आयोजित हो रहा है। इसको लेकर आगे हम जानकारी देंगे, अभी ये खास करके आयोजित हो रही है। ये फर्स्ट चरण को लेकर यहाँ पर ये जानकारी है जो अर्जेंटीना में आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर आप इसके पदक तालिका को जो भारत के संदर्भ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी नाम जो आपको दिख रहा है ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पदक इन्होंने अपने नाम किया है, और मैं इसे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये VVI है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ऐसा नहीं है कभी नहीं पूछा गया, पहले कई दफ़ा ये इस तरह से पूछे गए हैं। किसी प्रतियोगिता को लेकर किसी खिलाड़ी के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि कैसा उनका प्रदर्शन रहा, कौन सा पदक उन्होंने अपने नाम किया। हालांकि ये सारी चीज़ें हम पहले भी आपको बतला चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी दर्शाई गई है, आप लोग इसे जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि यह इस प्रतियोगिता का जो दूसरा चरण है ये लीमा पेरू में आयोजित किया जा रहा है। मतलब इसके बाद ये इसका आयोजन 3 से लेकर 10 अप्रैल में पहला चरण आयोजित हुआ यहाँ पर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, उसका दूसरा चरण यहाँ पर स्टार्ट हुआ है लीमा पेरू में। चलिए, इतनी जानकारी ध्यान आप लोग रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ देश साझेदारी संरचना अर्थात CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी देश की बात हो रही है, विकल्प नंबर C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस टाइपिंग हुआ है, विकल्प नंबर A को टिक किया गया, A नहीं होगा। ऐसे तो A होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अफ्रीकी देश बोला गया और बांग्लादेश विकल्प नंबर A में है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। विकल्प नंबर C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, मॉरिशस इसका करेक्ट है। देखिए, पॉइंट लिखा गया कि मॉरिशस अप्रैल 2025 में अर्थात हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के साथ देश साझेदारी संरचना अर्थात CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बनकर उभरा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मॉरिशस जो है इसमें बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा, इन तीनों के बाद हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर ये चौथा देश है, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद ये खास करके यहाँ पर ISA के तहत देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर चौथा देश है। लेकिन अफ्रीकी देशों में बात करें तो मॉरिशस पहला देश है जो इस पर समझौता किया है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है देश साझेदारी संरचना यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की, अर्थात शॉर्ट में CPF की। तो इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा पहलों पर सहयोग बढ़ाना, जिसमें कि फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर और सौर संचालित जल पंपिंग सिस्टम जैसे तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाना शामिल है, यानी इसी पर ये आधारित है। ठीक है, तो आई होप इसे समझ चुके हैं, इसी मतलब विषय पर ये कार्य करती है। अब बात यहाँ एक्चुअली हो रही है ISA की यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अच्छा ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर भी हमने आपके समक्ष रखा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA ये भारत सरकार की एक पहल है, इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत सरकार का एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है इसको कम करना और कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल उपभोग के लिए काम करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में, जैसा कि नाम से भी प्रेरित होता है, ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आई होप ये जानते होंगे आप लोग। दरअसल इसकी स्थापना को लेकर एक बात ये समझिएगा, फ्रांस और भारत के नेतृत्व में इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में ही किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फ्रांस के सहयोग से 30 नवंबर 2015 को ये अस्तित्व में आया था। हालांकि वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर बात हो रही है सौर ऊर्जा की, तो ऐसे में एक पॉइंट अभी हाल ही में हमने आपको बतलाया था, यहाँ पर बाकायदा आपके बीच हमने रखा है कि हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव, जो कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बनने का गौरव इसे प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है तो।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हालिया लिखित एक पुस्तक है केयरलेस पीपुल, तो हालिया लिखित केयरलेस पीपुल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि सारा व्यान विलियम्स। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हालिया लिखित पुस्तक जो एक प्रकार का स्मरण है, ये पुस्तक का नाम है केयरलेस पीपल, इसके लेखक है सारा व्यान विलियम्स। अच्छा, यहाँ पर इस पुस्तक के कवर पेज को आप देख सकते हैं, सारा व्यान विलियम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, सारा व्यान विलियम की बात करें तो फेसबुक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी ये रह चुके हैं। इस पुस्तक की बात करें तो 382 पन्नों की इस पुस्तक को मैकमिलन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर इन सभी पॉइंट में से ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक में उन्होंने फेसबुक, जिसका नाम बदलकर मेटा रखा गया, इसमें अपने काम करने के अनुभवों का इसने मतलब विवरण दिया है या फिर यहाँ पर विश्लेषण किया है इस पुस्तक में। किनके द्वारा? तो सारा व्यान विलियम के द्वारा। अपनी इसमें कार्य पद्धति को या फिर कार्य के बारे में जो सहयोग इसमें रहा है इनका, उसको लेकर चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर ये पुस्तक का नाम थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है, केयरलेस पीपल। ये पुस्तक मतलब काफ़ी प्रसिद्ध हो सकती है, और ऐसे में प्रसिद्ध हो या ना हो, जो भी पुस्तक लॉन्च होती है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके एग्जाम पर्पज से। अगर एक प्रश्न यहाँ से बनता है तो समझिए कि 1 अंक आपके हाथ में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर विशेष तौर पर यह भी समझना अति आवश्यक है, जो पुस्तक इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि नाम भी इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज़ का नाम बहुत इम्पैक्ट डालता है, खास करके उसकी पॉपुलैरिटी में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझना, ध्यान रखना है। उसी दिशा में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी जो हाल ही में लिखे गए हैं, उसको लेकर आपके बीच चीज़ों को हमने रखा है। जरूर एक बार इसे देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली हमने ये वाला पुस्तक को लेकर जानकारी आपको दिया था, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, जिसका कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक और पुस्तक को लेकर कुछ में पहले हमने आपको जानकारी दिया था, मोडाइलॉग, जो कि अश्विन फर्नांडिस की रचना है। अच्छा, अभी ये वाला पुस्तक रिसेंटली आया था, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, PS रमन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस तरह की जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, पिछले साल भी दिया था। आप यहाँ पर पिछले साल 2024 में लिखी गई पुस्तकों की जो इम्पोर्टेंट सूची है वो आपके बीच हमने रखा है, देख रहे हैं आप सभी। अच्छा, इसमें बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, जो आप यहाँ पर कवर पेज में देख रहे हैं। इसकी रचना मतलब ये लिखा गया जो किनके द्वारा? तो अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अच्छा, नीतीश कुमार बिहार के गांधी है या फिर नहीं है, या फिर नीतीश कुमार को बिहार के गांधी की संज्ञा देना उचित है या फिर नहीं है, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिलहाल ये पुस्तक है और एग्जाम पर्पज से हमें तो हर हाल में से ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और पुस्तक आई थी, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीशे कुमार है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। आप यहाँ पर ये सभी पुस्तक के जो कवर पेज है उसको देख सकते हैं। तो इन सारे पुस्तकों को आप पढ़ें, भले ना पढ़ें, लेकिन हमारे द्वारा हालिया लॉन्च इस वाले पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये ई बुक फॉर्मेट में आपको दिया गया है, आप प्रिंट करेंगे तो हूबहू ये आपको बुक वाली फील देगा। लगभग यहाँ पर 160 पेज है इस ई बुक में, और आपको बता दूं ये एक प्रकार से बुक फॉर्मेट है। 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पूरा विस्तृत ब्यौरा आपको इसमें मिल जाएगा। जो क्लासेस अभी आप देख रहे हैं, इसी तरह का 2024 का पूरे साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स का संग्रह हमने किया है, विथ डिटेल, विथ इमेज। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया है हमने, और बाकायदा इसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी डाला है आपकी तैयारी के लिए। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सभी चीज़ें इसमें बिहार स्पेशल है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो हमने दिया है इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं को इसमें हमने शामिल किया है। जो 20 करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिलेंगे। बाकायदा इसमें हमने बिहार जीके का भी 5 टेस्ट डाला है, जो कि आप वहाँ पर एक प्रकार से मतलब टेस्ट वाले फील ले सकते हैं। उसका आंसर की भी मिलेगा आपको, जिससे आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन भी हो सकेगा। एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है, और ये 100% दावा है। आप वीडियो को सेव कर लीजिए, ये दावा है इस तरह का संग्रह आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो हजारों रुपये लेकर आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको नहीं दे पाएंगे। आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन पे, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग जो कोर्स लिए हुए हैं मंथली करंट अफेयर सेक्शन 2024 में, जो भी आपका कोर्स होगा पेड कोर्स में प्लेलिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर सेलेक्ट कीजिएगा, मंथली करंट अफेयर्स
सॉरी मंथली नहीं बल्कि ईयरली करंट अफेयर्स में जाइएगा, 2024 वाला सेक्शन में, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं छठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाएं शाखा द्वारा आंतरिक रूप से विकसित इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल को हाल ही में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि स्कॉच अवार्ड की जो अभी घोषणा हुई थी, यहाँ पर जो खास करके प्रमुख सम्मानों का वितरण हुआ है, ये कंप्लीट वो सूची है, एक एक करके आपको सभी को पढ़ना है। यहाँ पर हम ये नहीं आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन पुनः से मैं आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो को पॉज कीजिए, इन सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सभी में से कोई भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न क्या था, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में जो पुलिस पोर्टल के लिए हाल ही में, या फिर किस राज्य की पुलिस पोर्टल को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मतलब ये सम्मान मिला उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर फिलहाल इतनी बातें, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो 7वां प्रश्न है, एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसको लेकर है। तो हालिया जारी की गई मातृ मृत्यु दर रुझान या फिर ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, ये 2020-23 एक रिपोर्ट है, और आपको ध्यान रखना है इसमें भारत में या फिर भारत मातृ मृत्यु दर में कौन से स्थान पर है। देखिए इसमें जो राइट आंसर है, भारत दूसरे स्थान पर है नाइजीरिया के बाद, पूरे वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए आंकड़े अभी आपको चौंका सकता है, ध्यान से देखिएगा सभी को, और सभी अपने आप में एक पॉइंट है, एक प्रश्न है। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, और साथ ही साथ यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के लिए यूएन एजेंसी UNFPA, इन तीनों ने मिलकर 7 अप्रैल 2025 को ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी नामक एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के आधार पर आपको चीज़ों को समझना है, 7 अप्रैल को जो आई है। तो इसके अनुसार भारत में हर दिन 52 मातृ मौतें हो रही है, यानी कि 52 प्रेग्नेंट औरत की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में प्रत्येक दिन 52 महिला जो खास करके प्रेग्नेंट औरत हैं, उनकी मौत यहाँ पर हो रही है, जो कि नाइजीरिया के बाद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, नाइजीरिया के आंकड़े को भी आपके बीच हम रखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, इस मामले में नाइजीरिया पहले स्थान पर है, फिर अपना भारत है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पर आपके बीच है कि भारत में 2023 में 19,000 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हुई थी। अच्छा, ये 19,000 जो प्रेग्नेंट महिलाओं की बात हो रही है, ये आधिकारिक डेटा है, सरकारी डेटा जो सरकार द्वारा जारी होती है, खास करके जो मतलब रिकॉर्ड में है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये आंकड़ा और अधिक हो सकता है, जो खास करके रिकॉर्ड में नहीं होता है। तो ऐसे भी महिलाओं की मौत होती है जो कि रिकॉर्ड में नहीं आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूरी दुनिया का 7% है ये डाटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 19,000 महिलाओं की मौत हुई 2023 में, ये पूरी दुनिया का 7.2% है, जो कि कांगो के साथ संयुक्त रूप से इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है मातृ मृत्यु दर के मामले में। पाकिस्तान 11,000 मौत अर्थात 4.1% मातृ मृत्यु दर के साथ तीसरे स्थान पर है। इस मामले में नाइजीरिया जो है ये प्रथम स्थान पर है, जहां पर 75,000 मृत्यु हुई है, और वैश्विक स्तर पर यहाँ पर जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर, ये 28.7%, ये हिस्सा पूरे विश्व का है, जो कि सबसे अधिक है। समझ रहे हैं कितना चौंका देने वाला ये आंकड़ा है। एक साल में यहाँ पर 75,000, यानी कि 2023 का ये डेटा है, ये 2020 से 23 तक का, यहाँ पर 75,000 खास करके प्रेग्नेंट औरत की मौत हुई है, जो कि इस बात की ओर इंगित करता है कि नाइजीरिया में स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बद से बदतर स्थिति में है। अब यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट ये भी हमने आपके बीच रखा है इसी रिपोर्ट के अनुसार, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। मेरे ख्याल से इस वाले पॉइंट को इसमें से आप भी आए रखेंगे, ये सभी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से ये वाला और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, भारत, कांगो और पाकिस्तान, यानी कि केवल ये 4 देशों में दुनिया भर में होने वाली मौत का ये 47% मौत हुआ। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें प्रेग्नेंट औरत की मौतों की, तो इसमें 4 ही देश ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 50%, एग्जैक्ट डेटा है 47% यहाँ पर मौत हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार ये ध्यान रखिए 2020 से 23 के बीच मातृ मृत्यु दर में 78% की गिरावट दर्ज की गई है भारत में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें सुधार देखने को मिला है। ठीक है, तकरीबन 78% की गिरावट इसमें देखने को मिला है।
अच्छा, यहाँ पर ये तमाम बातें, खास करके एक्चुअली ये वाला पॉइंट जो हम इन 4 देशों की बात कर रहे हैं, प्रथम स्थान पर तो नाइजीरिया है, उसका दूसरे स्थान पर भारत और कॉन्गो है, तीसरे स्थान मतलब उसके बाद अगले स्थान पर है पाकिस्तान। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें, नाइजीरिया एक और इंडिया और खास करके कॉन्गो जो है ये दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है आपका पाकिस्तान, मतलब आपका नहीं बल्कि पाकिस्तान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ समझिएगा, ये 4 देशों को मिलाकर 47% ये मातृ मृत्यु दर जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ें आई होप ये क्लियर है, और ये डेटा अभी हाल ही में आए थे, और ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और कहाँ पर कितनी मौतें हुई है इस अवधि में वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। चलिए आते अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में 9 अप्रैल 2025 को अपने नीतिगत रेपो दर में कमी करते हुए इसे 2 नहीं बल्कि 6.25% से घटाकर कितना कर दिया है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें कटौती की गई है और इसे घटा कर किया गया 6%, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 अप्रैल 2025 को ये रेपो दर में कमी करते हुए 6.25% से इसे घटाकर 6% कर दिया गया। अच्छा, वर्तमान में रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेपो दर की या फिर रिवर्स रेपो रेट की, अगर दोनों की बात करें तो ये टर्म दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर होता क्या है। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि बैंकों को जब रोजमर्रा के मतलब अपने काम के लिए जो खास करके भारी रकम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और उस कर्ज पर, उस ऋण पर आरबीआई जिस दर से उस बैंक से, जो बैंक कर्ज लिया, उसे जो ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट इसी का उल्टा होता है। जब रकम बच जाती है भारी मात्रा में तो बैंक क्या करते हैं, उसे आरबीआई में जमा करते हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आरबीआई जिस दर से ब्याज देती है बैंकों को वही कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, आरबीआई को लेकर ये चीजें बेसिक से पॉइंट यहाँ पर दर्शाई गई, जरूर ध्यान रखिएगा। आरबीआई के लोगों से संबंधित पूरा मैं दोहरा दूं, आपके एनटीपीसी एग्जाम में अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। आरबीआई के लोगों में क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तार का पेड़ और बाघ है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा व दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। अच्छा, दिल्ली को लेकर रिसेंटली हमने जानकारी भी आपको बकायदा दिया था, तो शुरुआत अभी हुई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर हमने रिलेट किया प्रश्न में कि वह एकमात्र राज्य कौन है जहां पर अभी तक यह योजना नहीं लागू हुई है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में 11 अप्रैल 2025 से ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हो गई है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल कटक में बाली यात्रा मैदान में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विधिवत तरीके से इस योजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा है। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत या फिर जन आरोग्य योजना की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट इसमें हमने लिखा है, इसके साथ ही उड़ीसा जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये 34वां जगह है जहाँ पर ये लागू हुआ है। हालांकि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में हमने ऐड किया था कि पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह चीज समझना, ध्यान रखना है। योजना की बात हुई है तो शुरुआत भी ध्यान रखना पड़ेगा, कब किनके द्वारा कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से किया गया था। अभी रिसेंटली 2024 में 23 सितंबर को इसकी स्थापना का 6 वर्ष पूरा हुआ। 2025 में 23 सितंबर को इसका 7 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। चलते हैं अगले 10वें नंबर प्रश्न पे। किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एडिसन को
हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एडिसन नहीं बल्कि एडरसन होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, मिस टाइपिंग इस जगह पे हुआ है। तो इंग्लैंड के महान क्रिकेटर जेम्स एडरसन, जिन्हें अभी तस्वीर में देख रहे हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इस्तीफा सम्मान सूची में इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाइटहुड की उपाधि पाने वाले वे इंग्लैंड के 13वें क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो इस सम्मान से इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, क्रिकेटरों की बात हो रही है तो कई सारी जानकारी हमने अभी रिसेंटली आपको दिया है। जैसे कि अभी हाल ही में प्रदान किए गए 2025 की अगर हम सूची में बात करें तो इसमें समझिएगा, क्रिकेटरों के दृष्टिकोण से देखें तो अभी जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2023 से 24 के लिए ये पॉली उब्रेगर पुरस्कार इन्हें दिया गया, रिसेंटली दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया, जो कि 21वें खिलाड़ी हैं ये सम्मान पाने वाले। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात हुई है तो इन्हीं के नेतृत्व में अभी हाल ही में एक जानकारी हमने आपको दिया था इंटरनेशनल मास्टर लीग के संदर्भ में। इस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, ये चीज़ें हमने आपको बाकायदा बतलाया भी है। आई होप ये चीज़ें आपको याद होगा। एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंटरनेशनल मास्टर लीग, चूंकि ये इसका पहला एडिशन है तो कई सारे लोग अगर जो डेली बेसिस पे क्लासेस को नहीं देखते हैं, हो सकता है कि अगर मिस हो गया तो इसकी जानकारी उनके पास होगी ही नहीं, और अगर यहाँ से प्रश्न बना तो एक अंक आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इंटरनेशनल मास्टर लीग एक T20 क्रिकेट लीग है जिसमें कि भारत, इसके अतिरिक्त श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे 6 देशों के दिग्गज क्रिकेटर भाग लेते हैं, जो खास करके रिटायर हो चुके हैं। वैसे क्रिकेटरों का एक प्रकार से एक खेल है जिसे नाम दिया गया इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। देखिए, भारत की मेजबानी में 22 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक इस वर्ष 2025 में इसका उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया। अर्थात ये इसका पहला एडिशन था जो भारत की मेजबानी में खेला गया, और इसका उद्घाटन संस्करण में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारत मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर ये खिताब को अपने नाम किया। ये पहले एडिशन को अपने नाम किया है भारत ने। अच्छा, इस प्रतियोगिता में खास करके अगर हम बात करें सर्वाधिक रन की, तो ऑस्ट्रेलिया मास्टर के शेन वॉटसन ने किया, जबकि वहीं पर सबसे अधिक विकेट की बात करें 10 विकेट जेवियर डोहर्टी ने अपने नाम किया, ऑस्ट्रेलिया के हैं। वहीं पर आपको ध्यान रखना है, इसमें महिला वर्ग में एस्ले नर्स ने भी 10 विकेट लिया। तो ये चीज़ें खास करके सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट को लेकर डेटा आपके बीच रखा गया था। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मास्टर लीग से संबंधित इतनी ही जानकारी एकदम सफिशिएंट है, याद रखना है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.7% और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना रहने का आकलन किया है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 6.8% रहने का आकलन अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि आज? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि हैदराबाद में। अच्छा, यहाँ से कुछ पॉइंट अगर निकल कर सामने आएंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बतलाएंगे। फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। हाल ही में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। बताएं कि यह किस धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है? ठीक है, तमाम जानकारी आपको दी गई। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।